नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का दिवस है। उसी के कारण आज का दिन जो 6 दिसंबर है उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी संबंधित एक कोट है जो कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। इसी पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी आर्मी का एक परेड चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे कहीं गड्ढा हो जाता है, तो वहीं से यूएस के राष्ट्रपति गुजर रहे थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला मेजर को कि आप यहां पे खड़े क्यों हैं, आप गड्ढा खोदने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेजर का जवाब था कि मैं बॉस हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। वहीं जो यूएसए के राष्ट्रपति थे वो तुरंत ही घोड़े से उतरकर और गड्ढा खोदने में मदद करने लगे। तो यही जो व्यक्ति था वो था एक लीडर, एक महान व्यक्ति, और ये जो बॉस थे ये तथाकथित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो यहाँ पे अंतर समझ में आ गया, जो कि समाज या देश के विकास के लिए नौकर भी बनने को तैयार होता है, ऐसा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जा रहा था। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज 6 दिसंबर है और महापरिनिर्वाण दिवस है। क्योंकि 6 दिसंबर को इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी और वो उस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसी दिन को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता था। तो उसी के नाम पे महापरिनिर्वाण जो है, जिसे बौद्ध धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में माना जाता है, तो उसी को अपनाया गया भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के समय, ठीक है। तो 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और जो भीमराव अम्बेडकर का देश में क्या क्या योगदान था हर एक चीज को घटनाक्रम के अनुसार से पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और भारत के वह पहले कानून मंत्री थे, ये याद रखिएगा। उसके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और उनके योगदान को भी हम लोग पढ़ लेंगे, चाहे वो 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ महार सत्याग्रह का नेतृत्व हो या फिर 1926 में महार मतलब कि महाराष्ट्र के नगर निगम बोर्ड ने सभी समुदाय के लिए टैंक खोलने का आदेश दिया हो। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या योगदान दिया, ठीक है, और दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या सहयोग किया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एक दशक में ग्लेशियर प्रति वर्ष लगभग 1 मीटर सिकुड़ गए हैं, ऐसा कहा गया है WMO मतलब कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। मुख्य बात कहा गया है WMO के द्वारा कि 2011 से 2020 का दशक जो था वो सबसे गर्म दशकों में से एक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो मौतों की संख्या है वो बहुत कम रही। तो इसमें जो बात कही जा रही है मौत बहुत कम हुए हैं, उसका प्रमुख कारण जो है जो बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मतलब कि ईयरली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, उसी के कारण जो होता है जितने भी क्लाइमेट चेंज या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसका पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलता है, फोरकास्टिंग करने में मदद मिलता है, जिससे कि हम जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं उसको कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं और उसके दुष्परिणाम से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक दशक में लगभग 1 मीटर सिकुड़ गया है ग्लेशियर, इससे बहुत से प्रभाव भी देखे जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अविवाहित महिलाओं का सरोगेसी से बच्चे पैदा करना स्वीकृत मानक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो डिवोर्सी हो, ठीक है, या फिर विधवा हो, विडो हो, वे ही सिर्फ सरोगेसी के द्वारा मां बन सकती है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे कि इसमें सरोगेसी अधिनियम 2021 में कहा गया है कि एक विधवा जो कि 35 से 45 वर्ष की उम्र के बीच एक तलाकशुदा महिला या फिर एक बांझ जोड़ा को सरोगेसी का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा सरोगेसी अधिनियम 2021 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जो अविवाहित महिला है वो सरोगेसी से मां बन सकती है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, प्लास्टिक मुक्त दुनिया की ओर यात्रा मतलब कि द जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड मतलब कि प्लास्टिक मुक्त बनाने की जद्दोजहद जो चल रही है वैश्विक स्तर पे उसको किस तरह से शुरू किया जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि आईसीडी मतलब कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि एक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति से
पहले अंतरिम रिपोर्ट जारी किया गया जिसका शीर्षक जो है 2040 तक, याद रखिएगा 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की ओर एक नीति जो है बनाया जाए, जिसे परिदृश्य विश्लेषण की बात की जा रही है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ऐसा माना जाता है कि 2022 तक लगभग वैश्विक स्तर पर 21 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में आया है। तो इसका जो दुष्परिणाम अनेक तरीके से देखा जा सकता है, चाहे वो मिट्टी प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं जो डायरेक्ट है मानव के हेल्थ पे, मानव के स्वास्थ्य पे दुष्परिणाम दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है इससे। तो इसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो आज का डेट है 6 दिसंबर, जिसे कहा जाता है परिनिर्वाण दिवस। परिनिर्वाण दिवस क्या है? तो महापरिनिर्वाण जो है, जिसे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक माना जाता है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद रिहाई या मुक्ति। इसी कारण 6 दिसंबर को जब मृत्यु हुई थी भीमराव अंबेडकर की, तो उसी कारण 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बौद्ध ग्रंथ जो है महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु को वास्तविक महापरिनिर्वाण मानता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा समाज में दिए गए अतुल्य योगदान और उनकी उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में अम्बेडकर की स्थिति के कारण उनकी मृत्यु तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है और वो भारत रत्न थे। याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न थे। ठीक है, तो अब कुछ चीजें जान लेते हैं, भीमराव अम्बेडकर के कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषी, मतलब कि कई भाषा को जानने या उपयोग करने के विशेषज्ञ थे। ठीक है, वक्ता भी थे, वो बहुत अच्छा दूसरे भाषा को भी बोल लेते थे, विद्वान और तुलनात्मक धर्म के विचारक भी थे। उनका जन्म जो है वो 1891 में महू, मतलब कि मध्य प्रांत या फिर अब कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन भी कर लेते हैं। उन्हें जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये याद रखिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर। वह नए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह भी ध्यान रखिएगा, वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनका योगदान क्या क्या था? तो उन्होंने मार्च 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो नगरपालिका बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे थे। 1926 में महाड़, मतलब कि महाराष्ट्र के नगर निगम बोर्ड ने सभी समुदाय के लिए टैंक खोलने का भी आदेश जारी किया। इसमें जो थे भीमराव अम्बेडकर का योगदान जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और पहले अछूतों को महाड़ तालाब से पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, जिसको टैंक खुलवाया गया भीमराव अम्बेडकर के योगदान के कारण। उसके बाद उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, याद रखिएगा 1930, 31, 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूरा समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार को त्याग दिया। हालांकि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके विचारों ने आरबीआई की नींव के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भीमराव अम्बेडकर का जो विचार था उसी कारण शुरुआत हुआ आरबीआई की नींव का। उसके बाद चुनाव में क्या क्या योगदान था? तो 1937 में वह एक विधायक के रूप में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1942 में लेबर सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उसके बाद 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के कुछ योगदान थे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या बदलाव हुआ? तो 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद उन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में, यह ध्यान रखिएगा डेट। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो मूक नायक 1920 में लिखी गई। उसके बाद बहिष्कृत भारत 1927 में, समथा 1929 में और जनता 1930 में। पुस्तकें कौन कौन सी थी? जाति का उन्मूलन, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन है और वे अछूत क्यों बन गए, बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन। और भीमराव अम्बेडकर किसके संगठन के साथ जुड़े रहे? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि 1923 में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है,
उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, इसके साथ भी जुड़े रहे। उसके बाद अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भी उन्होंने की 1942 में। ठीक है, तो ये थे कुछ योगदान जो बी आर अम्बेडकर का भारत के स्वतंत्रता के लिए अनेक तरह के योगदान दिए गए। ठीक है, जो पिछड़ी जातियां थी, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे समाज के, उनके उत्थान के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। अब उनकी मौत कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 को उनका मौत हुआ। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित बी आर अम्बेडकर का एक स्मारक है। वर्तमान समय में जो अम्बेडकर की प्रासंगिकता है वो क्या है? तो भारत में जाति आधारित असमानता भी अभी भी कायम है। हालांकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से और अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाकर नए राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है, लेकिन सामाजिक आयाम जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा और आर्थिक आयाम में अभी भी पीछे है। ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति का सांप्रदायिकरण बढ़ गया है। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, सभी जगह ये सारी चीजें देखी जा सकती है। यह आवश्यक है कि भारतीय संविधान को अस्थायी क्षति से बचाने के लिए अम्बेडकर की संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि को धार्मिक नैतिकता की जगह लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, संवैधानिक नैतिकता की जगह पे धार्मिक नैतिकता की आवश्यकता है। ये था भीमराव अम्बेडकर से संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना जो है डॉक्टर बी अम्बेडकर ने की थी? तो स्टेटमेंट पहला है भारत की किसान और श्रमिक पार्टी। फिर दूसरा स्टेटमेंट है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद स्टेटमेंट तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 2 और 3 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है भारत की किसान और श्रमिक पार्टी। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी पुणे के केशव राव जेधे और शंकर राव मोरे के द्वारा। इसमें भीमराव अम्बेडकर की कोई भूमिका नहीं थी। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी दोनों की स्थापना में भूमिका थी भीमराव अम्बेडकर की। तो याद रखिएगा। उसके बाद एक मेंस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे भी आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, जिसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीति के बावजूद दलितों के सुधार का एक समान लक्ष्य रखते थे। इसमें डीपीएसपी का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, जो भी समस्या है प्लीज मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ग्लेशियर्स श्रैंक्स 1 मीटर अ ईयर इन अ डिकेड, डब्ल्यूएमए के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। एक दशक में ग्लेशियर जो है वो प्रति वर्ष लगभग 1 मीटर सिकुड़ गई है। अभी हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं, जैसे देख सकते हैं 1978 में ये ग्लेशियर्स भरा हुआ था। उसके बाद 1989 में देखा गया ये थोड़ा घटा, 1998 में और घट गया, और 2008 में स्थिति हो गई कि ये बहुत ज्यादा घट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की एक एग्जाम्पल दी जा रही है और इसी के बारे में आज राइटर डिस्कस कर रहे हैं। हिमनदों का पीछे हटना एक प्राकृतिक घटना है जो हाल के दशक में जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ रही है। हिमालय के ग्लेशियर पर वर्तमान शोध से पता चला है कि स्थलाकृति और जलवायु विभिन्न पर्वत श्रृंखला खंडों में पीछे हट रहा है और उसका जो दर है लगातार बढ़ता जा रहा है पिघलने का, और द्रव्यमान तुलना में भी भिन्नता निर्धारित हो गया है। तो इसी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं कि मेनली जान लेते हैं हिमनदों का पिघलना, इसका क्या कारण है। तो हिमनदों के पीछे हटने और पिघलने की जो घटनाएं हैं वो अधिकतर मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहे हैं। लगातार जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जैसे कि हिमालयन रीजन को भी देख ले सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट कार्य लगातार हो रहा है और लैंडस्लाइड की जो रेट है, दर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पे जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही किसी ग्लेशियर या फिर हिली एरिया में जाइएगा, लगातार जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है, आवागमन बढ़ने लगता है, उससे क्या होता है कि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो इसी के बारे में कहा जाता है विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्रुवों के पास तापमान में और भी वृद्धि हो गई और उसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो समुद्र में जा रहे हैं और जमीन पर पीछे हट रहे हैं। मतलब कि जमीन ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो कि वायुमंडल में गर्मी को रोककर वार्मिंग की प्रवृत्ति को प्रभावित कर रही है और जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप ये ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अधिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यह पीछे हट रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिससे कि नीचे की भूमि उजागर हो रही है। इसका और भी मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जलवायु परिवर्तन। आंकड़े बता रहे हैं कि ग्लेशियर का जो नुकसान हो रहा है, क्षरण हो रहा है, अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसा ही माना जाता है 2011 से 2020 के दशक में दिखाया गया कि सबसे ज्यादा गर्म दशक माना गया है और सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है पिघला है इसी दशक में।
तो ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि का परिणाम है। अध्ययनों से पता चला है कि ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, उसका मुख्य कारण जो है मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, आगे और भी कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे तेल और गैस का निष्कर्षण, ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस का निष्कासन किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन भी निकलता है, और यह गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को अधिक कुशलता से रोकता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आती है और यह पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होता है। सौर विकिरण, ठीक है, सोलर रेडिएशंस भी इसमें बहुत प्रमुख कारण है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बर्फ को छू लेने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, जिसका ग्लेशियर के पिघलने और घटने का प्रभाव पड़ता है। विकिरण प्रेरित जो पिघलने में वृद्धि होती है वो परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण वो पिघलने लगता है। ग्लेशियर टीला के रूप में जाने जाने वाला सामग्री का अव्यवस्थित द्रव्यमान जो है वो गतिशील ग्लेशियरों द्वारा एकत्र किया जाता है, और इसमें गाद से लेकर बड़े पत्थरों तक सब कुछ शामिल हो सकते हैं। तो बर्फ पत्थरों से सुरक्षित रहती है, जबकि उसके आसपास की कमजोर बर्फ पिघलने लगती है। तो यहाँ पे ये भी कारण कहा जाता है कि जो ग्लेशियर टीला है इसके कारण भी पिघल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जहाँ आसपास में पत्थर होते हैं वो गर्म होने लगते हैं, तो वहाँ के आसपास का जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगता है। तो हिमनदों के पिघलने और उसके पीछे हटने का क्या प्रभाव है? तो हिमनदों के पीछे हटने से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि परिवर्तित स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ का आसपास का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उसके बाद परिवर्तित जल आपूर्ति और भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी अधिक जोखिम बढ़ जाता है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर और तटीय कटाव, जब ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ने लगता है तो तूफान और टाइफून जैसे अनेक प्रकार के तूफान आने लगते हैं अधिक बारंबार। ठीक है, अधिक बार और अधिक शक्तिशाली तटीय तूफान उत्पन्न होते हैं, जिससे कि तटीय कटाव और तूफान की दरें बढ़ जाती है। विशेष रूप से अंटार्कटिका के क्षेत्र में और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें भरी जो होती है उस क्षेत्र में समुद्र के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण है। मौसम का भी मिजाज लगातार बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी कारण जो क्लाइमेट के कारण मौसम लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे यह बर्फ पिघलती है समुद्र के गहरे हिस्से उभरने लगते हैं, जिससे वह प्रभाव समाप्त हो जाता है जो पहले ध्रुवों को ठंडा रखता था। तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है और बदले में समुद्र के परिसंचरण के सामान्य पैटर्न को बाधित कर देती है। इसी कारण भी तापमान और बढ़ने लगता है, बर्फ और तेजी से पिघलने लगता है, जिसके कारण जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां का प्रभाव घट जाता है। अनुसंधान से पता चला है कि आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय में गर्म हवा और समुद्र के तापमान के संयोजन के कारण जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन के कारण ध्रुवीय भंवर जो आर्कटिक के बाहर अधिक बार दिखाई देती है। इसका भी मुख्य कारण है जो लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसी के कारण अभी देख सकते हैं, इसका एग्जांपल कोरिलेट कर सकते हैं COP28, ठीक है, जो कि अभी यूएई में चल रहा है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे कहा जाता है जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसके और भी दुष्परिणाम क्या क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या है। तो मछली पकड़ने के उद्योग जैसे जीवंत मत्स्य पालन पर पनपने वाले उद्योग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि मछली के अंडे देने के स्थान और समय में गर्म पानी में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण भी वहां पे अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखे जाते हैं। मछली के जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी कमजोर हो जाते हैं। तटीय समुदायों को अरबों डॉलर के आपदा वसूली बिलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है और तूफान अधिक तीव्र होता जा रहा है। अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, उसके बाद फिर तमिलनाडु हो गया, तो इन क्षेत्रों में अभी देख सकते हैं मिचोंग का चक्रवात बहुत ही प्रकोप मचाया हुआ है। इसी कारण अभी पूर्वी क्षेत्र में लगातार तेजी से बारिश हो रही है और लगातार सरकार के द्वारा अलर्ट रखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव के भी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं, जैसे कि आर्कटिक में जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है वैसे वैसे वहां के वन्य जीव अपना घर खोने लगते हैं और ध्रुवीय भालू जमीन पर अधिक समय बिता रहे हैं, जिससे कि लोगों और भालुओं के बीच संघर्ष की दर में भी वृद्धि हो रही है। ताजे पानी में भी कमी आ रहा है। ताजे पानी की कमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि मानव उपयोग के लिए पानी कम उपलब्ध है, चाहे वह पीने के लिए हो या पनबिजली उत्पादन करने के लिए हो या फिर कृषि के लिए हो, बर्फ उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रवाल भित्तियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पनपने के लिए
प्रवाल भित्तियों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और ग्लेशियरों के पिघलने या पीछे हटने के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर जो है वो इन प्रवाल भित्तियों पर भी अनेक प्रकार के दुष्परिणाम उजागर कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों के जीवन पे भी खतरा उत्पन्न होता जा रहा है, क्योंकि पर्याप्त धूप प्राप्त करने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है प्रवाल भित्तियों को जब ग्लेशियर पिघलते हैं, जल स्तर बढ़ जाता है। तो आगे का रास्ता क्या होता है देख लेते हैं। तो देखा जा सकता है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो एक मिरर की तरह कार्य करते हैं। ठीक, इसके रूप में कार्य करते हैं जो पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में प्रतिबिंबित करते हैं और ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं। ग्लेशियर जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुनिया भर में लोग जो हैं उन नदियों पर निर्भर हैं जो हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न अपवाह से बनती है। ठीक है, उसके बाद जीवाश्म ईंधन के उपयोग के परिणाम स्वरूप इसको कम करने की आवश्यकता। आगे का रास्ता में कहा जाता है जो अभी वर्तमान में समस्या हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जीवाश्म ईंधन का उपयोग एक महत्वपूर्ण है, योगदान है, जिसके कारण ही आज ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन को कम करने की बात भी की जा रही है। अभी COP28 में भी ये बात की गई है कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने की, उपयोग को कम करने की बात की जा रही है। तो जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में तापीय ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। कोयला और तेल के अत्यधिक उपयोग से इन सीमित संसाधनों को खत्म करने के अलावा कृत्रिम वातावरण पर वार्षिक प्रभाव भी पड़ रहा है। ग्लेशियरों के और अधिक पिघलने को कम करने और रोकने के लिए अनुसंधान और विकास को महत्व दिया जाना चाहिए और अन्य पर्यावरणीय रणनीति के साथ विज्ञान आपदा को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसी प्रकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर, पवन और अन्य हरित स्रोत को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब बढ़ावा दिया जा भी रहा है। ठीक है, ग्लेशियर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समय के साथ जलवायु कैसे बदल गई है और इसका वैज्ञानिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन के माध्यम से हमें इस बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है कि जो ग्रह है वो किस हद तक तेजी से गर्म हो रहा है और वैज्ञानिकों को इस बात का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है ग्लेशियर के द्वारा कि समय के साथ जलवायु कैसे बदल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें बताया जा रहा है कि ग्लेशियर जो है पिछले एक डिकेड में, एक दशक में कैसे 1 मीटर श्रिंक हो गई, कैसे 1 मीटर जो है घट गई है। ठीक है, तो इसके हम लोग कारण को भी पढ़ा, उसके प्रभाव को भी पढ़ा और इसके आगे क्या क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अविवाहित महिलाओं का सरोगेसी से बच्चे पैदा करना स्वीकृत मानदंड है? इज अनमैरिड वुमेन हैविंग चिल्ड्रन बाय सरोगेसी एन एक्सेप्टेड नॉर्म? आस्क्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। एक अकेली महिला द्वारा बच्चे को जन्म देना भारतीय समाज में एक अपवाद है और यह कोई नियम नहीं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो शादी के अंदर ही बच्चे पैदा करने को एक स्वीकृत मानदंड मानती है। एक अकेली महिला जो बच्चे को जन्म दे रही है वह कहीं न कहीं विवाहिक संस्थानों का उल्लंघन कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। यह भारतीय समाज का स्वीकृत मानदंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने मौखिक रूप में कहा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद न्यायमूर्ति उज्जवल भुआई सहित पीठ जो है वो सरोगेसी के जरिए मां बनने के लिए 38 वर्ष की एकल महिला द्वारा, सिंगल मदर, ठीक है, दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी के मामले में ये कहा गया। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो सौरभ कृपाल द्वारा प्रतिनिधि की गई याचिकाकर्ता ने कहा कि वह भारी मधुमेह से पीड़ित है और गर्भावस्था उनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं। उन्होंने कहा यहां तक कि एक अविवाहित महिला को भी बच्चा पैदा करने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए ये याचिका आया है। तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में कहा जाता है कि एक विधवा 35 से 45 वर्ष की उम्र के बीच की एक तलाकशुदा महिला या फिर एक बांझ जोड़े को सरोगेसी का लाभ प्रदान करने की अनुमति है। तो श्री कृपाल ने कहा कि कानून केवल व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है। याचिकाकर्ता का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कहा गया सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है कॉमर्शियलाइजेशन पे, पैसे, ठीक है, जो प्रॉफिटेबल है सरोगेसी उस पर रोक लगाया गया है। मां बनने के अधिकार को सीमित करना और विवाह की स्थिति के आधार पर एक महिला के साथ भेदभाव करना भेदभावपूर्ण और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पे महिला का जो हेल्थ इशू है इसके कारण इसे अनुमति दी जा सकती है। तो न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि संसद ने एक विधवा या तलाकशुदा महिला की सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की क्षमता को मान्यता दी है। पढ़ने की बात थी। ठीक है, ऐसे मान्यता नहीं दी जाती है सिंगल वुमेन को, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इशू था, इसी के कारण इस महिला को सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करने की
अनुमति दी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है द जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड, मतलब कि प्लास्टिक मुक्त दुनिया की ओर यात्रा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण का अंतर सरकारी वार्ता समिति से पहले अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, एडवांस रिपोर्ट, जिसका जिसका शीर्षक है 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की ओर एक नीति परिदृश्य विश्लेषण। इसमें कहा जाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता के लिए आईएनसी जो है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, जो नवंबर 2023 में नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया। इससे पहले आईएनसी जो है वो 2 जून 2023 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इसकी रिपोर्ट की मुख्य बातें जो है वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है 2022 में 21 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में आ गया। ठीक है, पर्यावरण में आया, जिसके कारण इसका अनेक प्रकार का दुष्परिणाम भी देखा जा सकता है। सामान्य व्यवसाय परिदृश्य में जहां कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2040 तक माइक्रो प्लास्टिक रिसाव में 50% की वृद्धि हो सकती है, अगर सही तरीके से हम लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि लगभग 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक पर्यावरण में लीक हो जाएगा, जिससे कि 9 ट्रिलियन टन जो है वो जलीय वातावरण में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू रिड्यूस ओशन प्लास्टिक, हम लोग जो समुद्र में प्लास्टिक जाते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला उपाय बताया गया है बाइकआउट सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका दूसरा जो है ज्वाइन द रीयूजेबल रिवॉल्यूशन, तीसरा जो है वो शॉप लोकल एंड रिक्वेस्ट प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर से बने होते हैं पेपर बैग, उसका भी आजकल बहुत अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद मिनिमाइज बाथरूम एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इन चीजों को भी बात किया जा रहा है। उसके बाद परचेज सेकेंड हैंड इंस्टेड और बाइंग न्यू, मतलब कि कहा जा रहा है कि सेकेंड हैंड को चीजों को ज्यादा खरीदें नए चीजों के खरीदने की जगह पे। उसके बाद कहा जाता है बाय फ्यूअर हाई क्वालिटी आइटम्स मेड टू लास्ट, मतलब कि जो भी प्लास्टिक से बना होता है उसे बहुत कम खरीदने का प्रयास करें, उससे अच्छा है कि जो मेटल्स के हैं उसका ज्यादा उपयोग करें। उसके बाद चूज प्रोडक्ट मेड फॉर रिसाइकल्ड मटेरियल, मतलब कि वही चीजों को खरीदें, वही प्रोडक्ट्स को खरीदो जो कि रिसाइकल करने में सक्षम हो। कंसिडर शेयरिंग और हायरिंग इंस्टेड ऑफ ओनिंग, मतलब किसी चीज को या किसी वाहन को खरीदने से बेहतर है कि उसको हायर करें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। लेड बाय एग्जाम्पल टू इंस्पायर अदर्स टू, मतलब कि ऐसा कोई कार्य करे जिससे कि समाज में आपको देखकर एक उदाहरण सेट हो, एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि और भी लोग इससे प्रेरित होकर प्लास्टिक का कम उपयोग करें, जिससे कि लेस प्लास्टिक ओशन में जाएगा। ठीक है, इससे हमारा पर्यावरण में सुधार होगा। तो परिदृश्य अनुमान क्या है, तो प्राथमिक प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है के उपयोग को 2020 के स्तर पर 2040 तक स्थिर करने के परिणाम स्वरूप 2040 तक महत्वपूर्ण प्लास्टिक रिसाव जो है वो 12 मीट्रिक टन हो सकता है, 50% बढ़ सकता है 2020 से आंकड़ा अगर जोड़ा जाए 2040 तक। तो हालांकि महत्वाकांक्षी वैश्विक कार्रवाई का परिदृश्य जो है वो अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम कर सकता है, कुप्रबंधित कचरे को लगभग समाप्त कर सकता है और 2040 तक प्लास्टिक रिसाव को लगभग समाप्त कर सकता है। इसी के लिए जो अपशिष्ट को रिसाइकिल करने की बात की जा रही है, तो कुप्रबंधित जो कचरे हैं उसका लगभग समाप्त किया जाए। अगर इसको रिसाइकिल किया जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट किया जाएगा सही तरीके से सॉलिड वेस्ट का, तो हो सकता है कि 2040 तक प्लास्टिक का उपयोग खत्म हो जाए। बढ़ते प्लास्टिक उपयोग के प्रभाव के कारण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और निपटान से पर्यावरण जैसे कि आवास निवास, बहुत से जीव जंतु का जो आवास है हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। उसके बाद मिट्टी प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु में ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन उत्सर्जन बढ़ रहा है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि प्लास्टिक प्रदूषण के पहले से ही महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके दुष्परिणाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसमें कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो है उसका 3.8%, ठीक है, 2022 में 1.9 जीटी कार्बन डाइऑक्साइड को योगदान किया गया, मतलब 3.8% जो ग्रीन हाउस गैसों का योगदान होता है, खासकर प्लास्टिक के उत्सर्जन से होता है, प्लास्टिक के कारण। ठीक है, उसके बाद कार्रवाई की लागत, इसको सुधारने के लिए वित्तीय आवश्यकता है और सही तरीके से एक सीरियस एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो इसमें ही कहा जाता है कि एक्शन में किस तरह की लागत की बात की जा रही है, तो शीघ्र कठोर और समन्वित नीतिगत कार्रवाई के साथ वैश्विक महत्वाकांक्षा जो है वो 2040 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को बेस लाइन से 1/4 तक कम कर सकती है।
यह 2040 तक 119 से 4 मीट्रिक टन मतलब कि कुप्रबंधित कचरे को वस्तुतः समाप्त कर सकता है। परिणाम स्वरूप प्लास्टिक रिसाव भी लगभग समाप्त हो जाएगा। हालांकि नदियों और महासागरों में प्लास्टिक का जो स्टॉक है अभी भी 2020 में 152 मीट्रिक टन से बढ़कर 2040 में 226 मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अगर सही तरीके से हम लोगों ने कार्रवाई की तो प्लास्टिक का जो यूज है 2040 तक समाप्त भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं उसको मानते कितना। आज भी देखा जा सकता है बिहार और यूपी में अगर प्लास्टिक बैन होता है तो वहां पे आसपास जो सब्जी वाले होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट फूड्स बेचते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। जो लोग वहां पे प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे फाइन लिया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लूप होल है कि हम लोग पहले प्रोडक्शन को रुकवाएं। इतना ज्यादा भय उत्पन्न कर दें समाज में कि लोग प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहें। 70% समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो 30% ही जो यूज करना चाहते हैं तो उसी को देख के ये 70% प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी यूज करना चाहिए। क्योंकि जब आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो अगर उपलब्ध नहीं होता है लोगों के पास तो उसका यूज कम होता ही जा रहा है। लोगों की मानसिकता बदल रही है 30% को छोड़ के। तो उसके लिए एक कठिन कार्रवाई की आवश्यकता है, एक बड़े फाइन बनाने की, बड़े फाइन को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन लोगों में भी भय उत्पन्न हो सके। 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इन महत्वाकांक्षी वैश्विक कार्रवाई पर 2040 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 0.5% खर्च करने की आवश्यकता है। हालांकि इन लागतों में निष्क्रियता की टाली गई लागत शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो नष्ट करने की, जो रिसाइकिल किए गए हैं बहुत से प्लास्टिक, उसका जो मूल्य है वो शामिल नहीं है। इसे व्यापक रूप से बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वित्तीय आवश्यकता क्या है, तो हम उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों वाले तेजी से बढ़ते जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनसे भी नए नए टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, जिससे कि अपशिष्ट संग्रह, छटाई, उपचार के लिए ट्रीटमेंट जो किया जाता है, महत्वपूर्ण निवेश जो है 2020 और 2040 के बीच $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता है, जिससे कि नए नए उपकरण को हम लोग लगा सकते हैं, खास के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लिए। उसके बाद लागतों के असमान वितरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के लिए तो सिफारिशें क्या क्या जा रही है, इसके पूरे जीवन चक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए विभिन्न नीतिगत परिदृश्यों की आवश्यकता है। इसी की बात की जा रही है ना, एक कठोर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जो 2040 तक प्लास्टिक रिसाव को खत्म करने के लिए तकनीकी और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में सक्षम हो सके और पुनर्चक्रण, रिसाइकिल की सफलता और स्क्रैप और द्वितीयक प्लास्टिक के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में अग्रसर हो। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक फ्री हम कैसे बना सकते हैं 2040 का जो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहल करने की आवश्यकता है और एक भय क्लियर करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में डर उत्पन्न हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो लोग प्लास्टिक यूज करना कम कर देंगे। अगर न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े सिटीज में वो कम हो सकता है तो भारत में भी कम हो सकता है। ठीक है, बस क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबिट्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जो है, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। इन्हें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित खेतों में फसल के पौधे द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इन्हें अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता पाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आया था 2019 में पीटी में आया था, यूपीएससी में। ठीक है, तो इसी संबंधित लगातार मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम लोगों ने द हिंदू के न्यूज़पेपर से पढ़ा। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।